जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 6 कक्षा 11वीं हिस्ट्री विषय पर चर्चा करेंगे। अध्याय 6 में हमारे चैप्टर का नाम है 3 वर्ग और इस चैप्टर से संबंधित आगामी परीक्षा में कौन कौन से सवाल आएंगे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अभी मैं अध्याय 6 3 वर्ग पर बात कर रहा हूँ। आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर का मैं लेते जाऊंगा और आप ये भरोसा रखिए कि अगर इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर इसी को आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप कक्षा 11वीं पार कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे बुक है चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो या कोई सा भी प्रकाशन का बुक हो, इसके अलावा जो भी हम प्रश्न बैंक वगैरह खरीदते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है और सभी को इतने कम समय में पढ़ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो आप सभी ध्यान से देखिए और समझ ना आए तो वीडियो को एक बार और पीछे करके दोबारा सुनिए, पॉज करके वीडियो को नोट भी कीजिए और अगर केवल इस वीडियो से आप तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर तैयार हो जाएगा और इसी प्रकार से और जितने भी अन्य चैप्टर आएंगे आप उसको भी तैयार करते जाइए। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यूरोप में सामंतवाद की उत्पत्ति कब हुई? इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप में सामंतवाद की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। 8वीं शताब्दी में यूरोप के एक राजा चार्ल्स मैग्ने हुए। यूरोप में एक देश है फ्रांस, तो 8वीं शताब्दी में यूरोप के फ्रांस में एक राजा चार्ल्स मैग्ने हुए और उस राजा ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। देखिए, साम्राज्यवादी नीति किसे कहते हैं? जब भी हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई राजा आसपास के क्षेत्र को जीत करके अपने में मिला लेता है और अपने राज्य को बड़ा बनाने की चाहत रखता है तो ऐसे राजा को साम्राज्यवादी राजा कहते हैं। और जब कोई राजा आसपास के क्षेत्र को जीत करके लगातार अपनी सीमा को बढ़ाते रहता है तो ये नीति साम्राज्यवादी नीति कहलाती है। तो 8वीं शताब्दी में यूरोप में फ्रांस के राजा चार्ल्स मैग्ने हुए और उस राजा ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और अपने राज्य को काफ़ी बड़ा कर लिया। अब एक बड़े से राज्य पर एक अकेले राजा का शासन कर पाना बहुत मुश्किल था। इसी कारण राजा ने अपने क्षेत्र को कई भागों में बांट दिया और वहाँ पर छोटे छोटे राजा फिट कर दिया। उन सभी क्षेत्रों में छोटे छोटे राजा तैनात कर दिया उन्होंने, जो सभी छोटे राजा हैं अपने क्षेत्र में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था संभालते थे, वहाँ पर टैक्स वसूलते थे और बड़े राजा को वो टैक्स इकट्ठा करके दे देते थे। तो ये जो है यूरोप में सामंतवाद की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई 8वीं शताब्दी में। एक बार और मैं आंसर दोहरा देता हूँ। 8वीं शताब्दी में यूरोप में फ्रांस के राजा चार्ल्स मैग्ने हुए और उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, जिसके कारण उनका जो राज्य है उनकी सीमा काफ़ी बढ़ गई और बड़े से क्षेत्र पर अकेले शासन न कर पाने के कारण उन्होंने अपने राज्य को कई भागों में बांट दिया और बहुत सारे छोटे छोटे राजा जिन्हें सामंत कहा जाता है वो उन छोटे छोटे क्षेत्र पर शासन करने लगे और वहाँ से टैक्स वसूल के राजा को देने लगे और इस प्रकार से यूरोप में सामंतवाद की उत्पत्ति हुई। मैं आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप जो भी परीक्षा बैंक है ना, प्रश्न बैंक वगैरह से आप पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर मैं देखता हूँ आप जैसे वहाँ पर आंसर दिया होता है वैसा ही आप उसको रट लेते हैं और एग्ज़ाम में जाकर वैसे ही छाप देते हैं। तो रटा हुआ विद्यार्थी जब लिखता है और समझा हुआ जब विद्यार्थी लिखता है तो दोनों के आंसर राइटिंग में जब चेक किया जाता है उसका आंसर शीट तो आंसर राइटिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए जितने भी प्रकार के आजकल प्रश्न बैंक आते हैं उनसे क्वेश्चन को न रट के आप जो है उसे समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन तरीका भी नहीं है कोई समझने का, इसी कारण जो है अभी आज मेरे को समय मिला है तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैनर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, हम लोग अभी सामंत का बात किए
है ना। हमने अभी जो है सामंत का बात किया। राजा अपने राज्य को कई क्षेत्रों में बांट देता है और हर क्षेत्र में छोटे छोटे शासक फिट कर देता है, तैनात कर देता है। तो वो जो छोटे राजा होते हैं उनको सामंत कहा जाता है। तो इन सामंतों को तनख्वाह कहाँ से मिलता है? तो देखिए, इन सामंतों को राजा कोई तनख्वाह नहीं देता। इन सामंतों को राजा एक बड़ा सा ज़मीन दे देता है और उसी ज़मीन को मेनर कहा जाता है। जो राजा है वो इन सामंतों को बड़ा सा ज़मीन दे देता है कि भाई ये पूरा इलाका आपका है, आप यहाँ पर खेती करवाओ, कुछ भी करवाओ, आप मेरे को यहाँ से पैसा निकाल करके, टैक्स वगैरह वसूल करके, है ना, या कोई भी अनाज उत्पादन यहाँ से फ़ायदा निकाल करके आप मेरे को दो, ताकि मेरा खजाना भरा रहे। तो वो जो सामंत लोग हैं अपने क्षेत्र में एक बड़े से हिस्से को अपना खेत बना लेते थे और बाकी हिस्से को अन्य जो जनता है, पब्लिक लोगों में बांट देते थे। और वहाँ पर जो पब्लिक है, जो उनको खेत मिलता था, वहाँ पर वो काम करते थे और काम करने के बाद एक हिस्सा सामंत को देते थे और बाकी का हिस्सा जो है खुद रखते थे। और हफ्ते में 1 या 2 दिन वो फ्री में जा कर के सामंत के खेत में भी काम करते थे। बेगारी काम जिसको बोलते हैं, उनका पैसा नहीं मिलता था उसको। उनका काम होता था कि हफ्ते में 1 या 2 दिन जो डिसाइड किया गया है वो सामंत के खेत में जाके काम करेगा। तो कहने का मतलब सामंत की जो ज़मीन होती थी वही मेनर कहलाती थी। चलिए एक बार फिर से मैं सवाल को और जवाब को दोहराता हूँ। मेनर किसे कहते हैं? तो राजा के द्वारा सामंत को जो ज़मीन मिलती थी, उस ज़मीन को राजा 2 भागों में बांट देता था। एक हिस्सा वो जनता में दे देता था, जनता उसमें अपना घर बनाती थी, खेत बनाती थी और उसके बदले में उस सामंत को टैक्स देती थी और वो टैक्स इकट्ठा करके वो सामंत राजा को देता था। और जो दूसरा हिस्सा है, एक हिस्सा तो जनता को मिल गया, दूसरा हिस्सा है उस पर वो सामंत अपना बड़ा सा महल बनवाता था, एक बड़ा सा खेत बनाता था और उस खेत में काम करने के लिए जितनी उसकी जनता है उनको एक दिन डिसाइड कर दिया रहता था और उस दिन में सभी जनता फ्री में आकर के उसके खेतों में काम करते थे। इसके अलावा जो सामंत है उसके पास एक बड़ा सा मैदान भी होता था जहाँ पर वो सैनिकों को ट्रेनिंग भी दिया करता था। देखिए, सामंतों के 2 काम होते थे, एक टैक्स वसूल के राजा को देना और दूसरा जब राजा के पास कोई विपत्ति आ जाए तो राजा के पास सैनिक नहीं होते थे, है ना, केवल उसके कुछ अंगरक्षक होते थे, तो उसको सैनिक उपलब्ध कराना। तो ये जो सामंत जो लोग हैं वो अपने अंडर में एक सेना रखते थे जिसको नाइट कहा जाता था। और जब युद्ध की स्थिति आती थी तो राजा सामंतों को बोलता था और सामंत सेना लेकर के पहुंच जाते थे। और ये जो नाइट है इनको तनख्वाह मिलता था, है ना। एक्चुअल में तनख्वाह नहीं बोलेंगे हम उसको, इनको भी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। जैसे राजा ने सामंत को ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, भाई इसी से कमाओ खाओ और मेरे को टैक्स भी दो, वैसे ही जो सामंत है वो इन नाइटों को तनख्वाह नहीं देते थे, उनको भी एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दे देते थे और बोलते थे कि भाई तुम इसमें कमाओ खाओ, है ना, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा तुमको। तो वो जो ज़मीन का टुकड़ा होता था उनको फीफ कहा जाता था, मतलब नाइट लोग को जो ज़मीन का टुकड़ा मिलता था उनको फीफ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में मुख्य सामाजिक वर्ग कौन कौन सा था? देखिए इसको समझिए। जैसे हमारे भारत में 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये यूरोप के बारे में पूछ रहा है कि भाई मध्यकाल में यूरोप में मुख्य सामाजिक वर्ग कौन कौन सा था। तो ध्यान से सुनिए, इसका आंसर ये होगा कि भाई मध्यकाल में यूरोप में 2 मुख्य सामाजिक वर्ग था। पहला सामंत और दूसरा किसान। सामंत में कौन लोग आ जाएंगे? सामंत में आ जाएंगे ड्यूक, बैरन और नाइट, मतलब ये सभी नेता और अधिकारी, सेना का जो ग्रुप था वो था। दूसरा किसान वर्ग। किसान में कौन आ जाएंगे? स्वतंत्र किसान और कृषिदास, मतलब वो लोग जिसको कृषि के लिए ज़मीन दे दी गई है और बोला गया है कि भाई इस पर खेती करो और हमको दो, है ना, तो वो कृषिदास। और तीसरा आ जाता था दास, जिसको गुलाम बना करके घर वगैरह में काम कराते थे। तो एक बार फिर से सुनिए सवाल, मध्यकालीन यूरोप में मुख्य सामाजिक वर्ग कौन कौन से थे? तो मध्यकालीन यूरोप में मुख्य 2 सामाजिक वर्ग थे, पहला सामंत और दूसरा किसान। सामंत में आ जाएंगे ड्यूक और बेरन, ये नेता होते हैं, और नाइट
ये सैनिक होते हैं। और दूसरा वर्ग है किसान वर्ग, इसमें आ जाएंगे स्वतंत्र किसान, कृषिदास और दास। देखिए अगला महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है 3 वर्ग चैप्टर से, फीफ के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से विद्यार्थियों को परेशान किया था, मिलता नहीं था ये क्वेश्चन, तो अभी मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। फीफ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भाई यूरोप में है ना, यूरोप में फ्रांस में, यूरोप में जैसे एशिया में एक हमारा देश है भारत, वैसे यूरोप में एक देश है फ्रांस। तो फ्रांस में जो सैनिक लोग होते थे उन सैनिकों को तनख्वाह नहीं दिया जाता था, बल्कि तनख्वाह के बदले में उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। और वो ज़मीन के टुकड़े पर खेती किसानी करते थे या किसी को रेघा दिया जो भी दे देते थे, उसी ज़मीन से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। और जो उसको ज़मीन का टुकड़ा दिया गया है, उस ज़मीन के टुकड़े के बदले में जो सामंत है उन लोगों से, मतलब नाइट से, भाई ज़मीन का टुकड़ा किसे दिया गया, नाइटों को, है ना, नाइट मतलब सैनिकों को। तो सामंत द्वारा जो ज़मीन का टुकड़ा नाइट मतलब सैनिकों को दिया गया है, इसके बदले में सामंत नाइट से वचन मांगता है कि जब कभी मुझे ज़रूरत होगी, कोई युद्ध हो गया या कोई बाहरी आक्रमण हो गया, तो तुम सब मेरी मदद करोगे। एक बार फिर से समझिए सवाल को, फीफ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फ्रांस का जो सामंत है, फ्रांस में जो सामंत लोग होते थे वो अपने साथ नाइट रखते थे, मतलब सैनिक रखते थे, और वो सैनिकों को तनख्वाह नहीं देते थे। तनख्वाह के बदले में वो उन सैनिकों को ज़मीन का टुकड़ा दे देते थे। ऐसे बोलने से लग रहा है ज़मीन का टुकड़ा, लेकिन ये 1000-2000 एकड़ भी होता था कभी कभी। और ये जो ज़मीन का टुकड़ा है वो नाइट का होता था, नाइट के मरने के बाद ये उनके बच्चों का हो जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक काम कर रहे हैं तब तक ज़मीन रहेगा, काम ख़त्म हो गया तो ज़मीन का टुकड़ा वापस सामंत को मिल जाता था। एक बार जो फीफ दिया गया वो उत्तराधिकार के रूप में उनके बच्चों को प्राप्त होता था। तो देखिए फ्रांस का जो सामंत लोग होते थे वो अपने साथ नाइट रखते थे, नाइट को तनख्वाह नहीं देते थे, तनख्वाह के बदले में वो उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा देते थे और बदले में वचन लेते थे कि जब कभी तुम्हारी अगर ज़रूरत हमें पड़ी युद्ध वगैरह में तो तुम ईमानदारी से हमारी साथ दोगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च का क्या महत्व था। मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च का क्या महत्व था। तो वही मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए ये ईसाई लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैथोलिक और एक होता है प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कैथोलिक के बारे में। तो मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। कैथोलिक चर्च का जो पुजारी होता था उन्हें पादरी कहा जाता था, और ये पादरी अपने आप को सबसे ऊंचा वर्ग मानते थे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण लोग अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, वैसे यूरोप में भी ये पादरी लोग अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, राजा से भी ऊपर। तो मध्यकाल में यूरोप में कैथोलिक चर्च का बहुत ही अधिक महत्व था। कैथोलिक चर्च का जो पादरी होता था वो अपने आप को सभी वर्गों में सबसे बड़ा मानता था, और पूरे ईसाइयों के लिए, पूरे यूरोप के लिए वो वहीं चर्च से ही कानून बनाता था जिसका पालन राजा और पूरी जनता करती थी। ये हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विलियम प्रथम कौन था, उसने इंग्लैंड की सत्ता कैसे प्राप्त की। तो देखिए सवाल क्या है, एक बार फिर से सुनिए, विलियम प्रथम कौन था, उसने इंग्लैंड की सत्ता कैसे प्राप्त की। तो भाई ये जो विलियम प्रथम है ये फ्रांस का राजा था, है ना। फ्रांस में एक जगह है नारमंडी, तो फ्रांस के नारमंडी का राजा था। अब ये जो है 11वीं शताब्दी में लगभग 700 जहाज लेकर फ्रांस से इंग्लैंड के लिए निकला। आप सभी यूरोप का नक्शा देखेंगे, उसमें फ्रांस और स्पेन, पुर्तगाल, जर्मन सब एक साथ है, जबकि जो ब्रिटेन है ना, जिसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, तो ये इंग्लैंड अलग है, यूरोप से अलग एक द्वीप के रूप में है। जैसे ये अपन अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो कहने का मतलब क्या है, यूरोप और इंग्लैंड के बीच में क्या है, पूरा समुद्र है, और उस समुद्र को इंग्लिश चैनल कहा जाता है।
तो फिर से सुनिए इसका आंसर। विलियम प्रथम जो था ये फ्रांस के नॉर्मंडी का राजा था। 11वीं शताब्दी में विलियम प्रथम लगभग 700 जहाज ले करके फ्रांस से ब्रिटेन के लिए निकला ना, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए निकला। उस समय इंग्लैंड कहा जाता था, ब्रिटेन नाम नहीं पड़ा था। तो 11वीं शताब्दी में लगभग 700 जहाज ले करके ये इंग्लैंड के लिए निकला और वहाँ पर राजे के ऊपर धावा बोल दिया। राजा अचानक से हुए इस युद्ध से हड़बड़ा गया और वहाँ से अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करने लगा और ये जो है इंग्लैंड पर जीत हासिल कर लिया। और इस प्रकार से विलियम प्रथम ने इंग्लैंड पर कब्जा किया। पर हमने अपना एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस के सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रांस था, इस फ्रांस में है ना, जो हमारा सामंती समाज है इसको 3 वर्गों में बांटा गया था। एक है पादरी वर्ग, एक अभिजात वर्ग और एक कृषक वर्ग। पादरी वर्ग मतलब जो चर्च होते थे, कैथोलिक चर्च, वहाँ के जो पुजारी होते थे उनको पादरी कहा जाता था। और जितने भी चर्च हैं और जितने भी पादरी हैं उनका एक हेड होता था जिनको पोप कहा जाता था। और ये सभी लोग अपने समाज के लिए कानून निर्माण करने का है ना काम करते थे। थोड़ा धार्मिक रूप से है ना कानून बनाते थे और उसका पालन राजा भी करता था। कहने का मतलब ये पादरी और पोप राजा के नियंत्रण में नहीं होते थे, ये सबसे ऊपर होते थे। दूसरे नंबर पर आता है अभिजात वर्ग। इसमें बड़े बड़े अधिकारी, क्षत्रिय लोग, जैसे हमारे यहाँ क्षत्रिय बोलते हैं ना, वो सभी लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पर होता था कृषक वर्ग। ये सबसे छोटा वर्ग था। ये बेचारे अपने खेतों में काम करते थे और समय समय में अभिजात वर्ग के खेतों में भी बेगारी काम करने के लिए जाते थे, टैक्स पटाते थे। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा संपन्न वर्ग अभिजात वर्ग था, सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर हम देखें तो पादरी वर्ग था और सबसे ज़्यादा गरीब और दबा कुचला दयनीय वर्ग कृषक वर्ग था। एक बार और सवाल को सुनिए और समझिए। फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो भाई फ्रांस का जो हमारा प्रारंभिक सामंती समाज है इसका पहला लक्षण यही है कि ये 3 भागों में विभाजित था, पादरी, अभिजात और कृषक। पादरी वर्ग मतलब कि जो कैथोलिक चर्च होते थे उनके पुजारियों को कहा जाता था और इनका प्रमुख पोप होता था और ये सभी कुछ कानून बनाते थे जिनका पालन सभी को करना होता था, राजा, किसान, जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे। दूसरा अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब बड़े अधिकारियों का वर्ग जिनके पास संपन्नता थी, पावर था। तीसरा वर्ग है हमारा कृषक वर्ग, जो बेचारे खेतों में काम करते थे और अभिजात लोगों के खेतों में भी फ्री में बेगारी काम करने के लिए जाते थे। तो ये हो गया हमारा सामंती समाज का पहला लक्षण। अब हम देखते हैं इसका दूसरा लक्षण, क्योंकि क्वेश्चन में 2 पूछा है। यहाँ पे जो हमारा शासन व्यवस्था है इसमें सबसे ऊपर राजा होता था, राजा के बाद उनका सामंत और सामंत के बाद किसान। तो जो किसान हैं वो राजा को उतने अच्छे से नहीं जानते थे, ये सामंत को अपना राजा मानते थे। देखिए ये यहाँ पर जो हमारा शासन व्यवस्था है इसमें 3 लोग होते थे प्रमुख रूप से। सबसे ऊपर राजा होता था, राजा के बाद सामंत होता था और सामंत के बाद किसान। तो जो किसान हैं वो सामंतों को अपना प्रमुख मानते थे और उन्हीं के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे और उन्हीं को टैक्स देते थे। और ये जो सामंत हैं ये राजा को अपना प्रमुख मानते थे और ये राजा के प्रति निष्ठा रखते थे और सभी टैक्स को कलेक्ट करके ये राजा को देते थे। तो हमने यहाँ पर 2 लक्षण देख लिए आरंभिक फ्रांस के सामंत समाज का। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ। देखिए है ना, नाइट से संबंधित सवाल बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ। तो देखिए
यहाँ पर जो राजा होता था साम्राज्यवादी नीति के कारण अपने क्षेत्र को बहुत बड़ा कर लिया था, अकेले पूरे क्षेत्र पर शासन नहीं कर पा रहा था। इस कारण अपने क्षेत्र को उन्होंने कई भागों में बांट दिया और सभी छोटे छोटे भागों पर उन्होंने एक एक सामंत फिक्स कर दिया है ना, जिन्हें लार्ड कहा जाता था। अब उस छोटे छोटे क्षेत्र पर सामंत क्या करते थे, वहाँ की जनता को ज़मीन को बांट देते थे और एक ज़मीन का हिस्सा खुद के लिए भी रखते थे। अब इन सामंतों के बीच में ही आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। ये जो सामंत थे इनके बीच में अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपने ज़मीन को भी बढ़ाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे और इन लड़ाई झगड़ों में ये सामंत अपने जो नागरिक हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उनकी मदद लेते थे। और ये जो किसान लोग हैं ये काफ़ी नहीं होते थे युद्ध के लिए, क्योंकि ये किसान हल चलाना जानते थे, है ना, इनको हथियार चलाना नहीं आता था। इसी कारण अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए लार्डों ने, है ना, ये जो लार्ड होते थे, ये जो सामंत होते थे, उन्होंने परमानेंट सैनिक रखना चालू कर दिया जिन्हें नाइट कहा जाता था। और उनके पास जो ज़मीन होती थी तो उस ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा उनको दे देते थे ना, नाइट को दे देते थे, जिन्हें फीफ कहा जाता था। अब जब कभी भी युद्ध होता था तो ये जो सामंत लोग हैं किसानों को नहीं ले जाते थे, उन नाइट लोगों को ले जाते थे। और नाइट क्या है, परमानेंट सैनिक हैं, वो ट्रेनिंग किए हुए हैं, है ना, उनको युद्ध कला आता है। तो अपने आप को पावरफुल करने के लिए एक नया वर्ग नाइट के नाम से सामने आया और ये बहुत प्रचलित हुआ। सभी सामंत नाइट रखने लग गए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, सामंतवाद ख़त्म हो गया यूरोप में और सभी राजा प्रत्यक्ष शासन करने लगे, क्योंकि ये सामंत लोग अपना पावर बहुत बढ़ा लिए थे, ये राजा को भी वैल्यू नहीं देते थे। तो 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप में सामंतवाद ख़त्म हो गया और जब सामंतवाद ख़त्म हो गया तो नाइट लोग भी समाप्त हो गए, है ना, नाइट जैसा कोई पद नहीं बचा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बना और उसका पतन कब और कैसे हुआ। अगला सवाल है यहाँ पर, मठ का क्या कार्य था, मध्यकाल में मठ का क्या कार्य था। तो चलिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि मध्यकाल में जो धार्मिक गतिविधियों का जो स्थल था, मतलब पूजा पाठ का जो स्थान था, वो केवल चर्च नहीं था। जैसे ईसाई लोग चर्च में पूजा करते हैं ना, तो वहाँ पर केवल चर्च में वो लोग पूजा नहीं करते थे, एक और जगह था जहाँ पर पूजा पाठ होता था जिसको कहा जाता था मठ। तो ये जो मठ है ये नगर से, भीड़ भाड़ से बहुत दूर शांत क्षेत्र में बनाया जाता था और इन मठों में भिक्षु लोग रहते थे और इन भिक्षुओं का काम था अध्ययन करना, है ना, जैसे शास्त्र वगैरह है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना और वहाँ पर और जो नए स्टूडेंट के रूप में वहाँ पर आ रहे हैं उनको उनकी बातों को सिखाना, समझाना और घूम घूम करके धर्म का प्रचार करना और धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उनका प्रचार करना, प्रसार करना। इसके अलावा घूम घूम करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करना और जो रोगी हैं उनकी सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये सभी उनका कार्य है। एक बार फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। तो भाई जो पूजा का केंद्र है वो केवल चर्च नहीं था, चर्च के अतिरिक्त मठ में भी पूजा पाठ किया जाता था। मठों में बौद्ध भिक्षु रहते थे और ये बौद्ध भिक्षु वहाँ अध्ययन का कार्य करते थे, मतलब स्टडी करते थे अपने धार्मिक ग्रंथों का। और वहाँ पर जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी वो सिखाते थे और घूम घूम करके अन्य जो जनता है, पब्लिक है, उन्हें भी वो शिक्षित करते थे, जो रोगी हैं उनकी सेवा करते थे। तो ये मठ का कार्य है। तो आज हमने कक्षा 11वीं के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 6 3 वर्ग के कुछ सवालों को समझा। अभी भी इस चैप्टर से कुछ सवाल बचे हुए हैं, कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। तब तक इतने चैप्टर की आप जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ओके।